हाय बच्चा बाड़ी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की एसएसटी और साइंस। और आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही गजब, क्योंकि आज हम क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग पूरा खत्म करने वाले हैं। आज के लेक्चर में आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, साथ में जो इसमें बीच बीच में इमेजेस है ना, जिसपे इमेज बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं वो भी कराने वाली हूँ। और बीच बीच में ना मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कराती हुई चलूंगी, तो आपको साथ साथ लेक्चर के अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करते रहना है। और इसकी जो फ्री नोट्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो उन्हें भी कलेक्ट कर लेना। इस चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 9 से 10 पढ़ाती हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ चैनल के बारे में शेयर करना मत भूलना, और बहुत अच्छी लगे तो कमेंट्स में आके मुझे जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। अच्छा, ये मेरा एक और चैनल है, आप चाहें तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे क्लास 9, 10th, 11th और 12th के इस पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं बच्चा। दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, चाहे वो हाफ ईयरली से रिलेटेड हो, प्री बोर्ड से रिलेटेड हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस ऑल्सो। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए, तो बेल्जियम की बात करते हैं। तो पावर शेयरिंग में क्या है ना कि हम दो देशों की बात करते हैं, एक यूरोप का देश है, एक एशिया का देश है। यूरोप के देश में हम बेल्जियम की बात करते हैं और एशिया में हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो जैसे होता था ना कि बचपन में लोग हमें कहानियों से कोई मॉरल सिखाने की कोशिश करते थे, जैसे कछुए और खरगोश की कहानी से हमें सिखाया गया था कि स्टो एंड स्टडी विंस द रेस। उसी तरीके से इस वाले चैप्टर में ना हमें क्या किया है कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियां बताई हैं, और उसके थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है कि क्यों डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पावर को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों अगर पावर किसी एक इंसान के हाथ में रहेगी डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी। तो हम ये थोड़ी कहानियां पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चैप्टर खुद पे खुद समझ आ जाएगा। पहला देश है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा देश है आपका यूरोप में, मतलब अगर साइज की बात करें ना तो हमारे हरियाणा से भी छोटा साइज है इसका, और पॉपुलेशन भी इसकी कुछ हरियाणा वाइज है। मतलब हमारे देश की एक स्टेट और बेल्जियम का एक देश। सोचो, इतने छोटे से देश की बात हो रही है, लेकिन इस देश के ना नखरे बहुत हो गए थे, क्योंकि इस देश में ना एथनिक पॉपुलेशन बहुत ही वेरीड हो गई थी। बच्चा, जब भी कहीं आपको एसएसटी में वर्ड दिखे ना एथनिक, उससे डरने की जरूरत नहीं है। एथनिक का मतलब होता है कल्चर। अच्छा, मैं पूछूं आपका कल्चर क्या है? मान लो आप साउथ इंडियन हो, मान लो आप तेलंगाना से हो, तो आप बोलोगे मैं तेलुगु बोलता हूँ। आप बोलोगे कि मुझे ना राइस खाने में बहुत पसंद है, या आपका जो भी ट्रेडिशनल फूड होगा वो आप बोल दोगे। आप बोलोगे कि ना हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस ये होती है, हमारी लैंग्वेज ये है, हमारे त्योहार ऐसे होते हैं। यही तो आपका कल्चर बनेगा। सिमिलरली जब मैं बेल्जियम के केस में आपको एथनिसिटी बोल रही हूँ, आई मीन देयर कल्चर। तो कल्चर ना लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डिफाइन होती है। सो बेल्जियम में क्या था ना कि दो अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, और उनका ना कल्चर भी इसी वजह से काफी अलग था। रहने सहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, लैंग्वेज, सब कुछ बहुत अलग अलग हुआ करता था। तो मेजर ये कौन सी दो भाषाएं थी बच्चा? एक थी डच भाषा और दूसरी थी आपकी फ्रेंच बोलने वाली भाषा। अब यहाँ पे भी ना तिगड़म थोड़ा सा और टेढ़ा था। टेढ़ा कैसे था कि अगर कंट्री वाइज अगर आप उठा के देखोगे, बेल्जियम ओवरऑल एज अ कंट्री देखोगे, तो कंट्री में डच बोलने वाले लोग जो है वो मेजॉरिटी में थे। मतलब कि ज्यादा संख्या में कौन से लोग थे कंट्री लेवल पे? मेजॉरिटी में डच बोलने वाले लोग थे, जो रहते थे आपका फ्लेमिश रीजन में। ये हो गया आपका फ्लेमिश रीजन, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बोल देते हैं हम इंडिया में, वैसे ही आप मान लो फ्लेमिश रीजन, वल्लोनिया रीजन। तो यहाँ पे रह रहे हैं ज्यादातर लोग देश के, और वो ज्यादातर लोग क्या बात करते हैं, किस भाषा में बात करते हैं? डच में। अब जो नीचे वाला रीजन है सदर्न बेल्जियम की बात करोगे, जैसे वेल्लोनिया बोलते थे, वेल्लोनिया में रहते थे फ्रेंच भाषी लोग। तो ज्यादातर लोग रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में जो डच भाषा बोलते हैं, और कम मात्रा वाले लोग रह रहे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, वो वेल्लोनिया रीजन में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन उल्टी हो जाती है राजधानी के अंदर। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल। कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल। अच्छा, 1% जर्मन बोलने वाले लोग भी रहते थे, लेकिन इस चैप्टर के लिए ना हम जर्मन बोलने वाले लोगों को थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे, क्योंकि कहानी हमारी जो है वो डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में, ठीक है ना? समझ आया? अच्छा, मैंने बोला ना ब्रुसेल में बिल्कुल मामला उल्टा हो गया। तो ब्रुसेल में कैसे उल्टा हुआ कि ब्रुसेल में मेजॉरिटी में आ गए, ज्यादा संख्या में आ गए फ्रेंच बोलने वाले लोग 80%, और 20% हो गए डच बोलने वाले लोग। तो अगर पूरे कंट्री के लेवल पे देखो तो डच बोलने वाले लोग अगर ज्यादा हक जमा रहे हैं, तो ब्रुसेल में तो सिचुएशन उल्टी हो गई। तो ब्रुसेल में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हक जमा रहे हैं, और यही जो हक जमाने की प्रॉब्लम थी, दोनों कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा थोड़ा अलगाव आ रही थी। अब डच लोगों को लगता था कि जैसे जैसे बेल्जियम की सरकार ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, जैसे जैसे कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे फ्रेंच बोलने वाले लोग अक्सर ज्यादा अमीर बन जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि यार डेवलपमेंट का सारा असर जो है ना वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों पे जा रहा है, डच बोलने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा है। अब इसी मन मुटाव की वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में थोड़ी बहुत नफरत पैदा होनी शुरू हो गई थी। 1950s या 1960s की बात करें तो ये टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अगर थोड़ी सी और टेंशन बढ़ती ना, अगर बाकी देशों की डेमोक्रेसी की तरह यहाँ की सरकार भी
लोगों के बीच में तनाव पैदा करने में ज्यादा बिजी होती ना तो दंगे हो जाने थे, सिविल वॉर हो जानी थी, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो क्यों नहीं हुआ बेल्जियम में ऐसा, ब्रुसेल में ऐसा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपने समझा ना कि बेल्जियम में तनाव की सिचुएशन बनी, लेकिन उस तनाव की सिचुएशन से कोई वॉर नहीं हुई। ठीक है, अब देखो उल्टा केस बताती हूँ। उल्टा केस है हमारे पड़ोसी देश का, जिसका नाम है श्रीलंका। सब लोग जानते हैं श्रीलंका को, एक आइलैंड कंट्री। आइलैंड कंट्री का मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तमिलनाडु के नीचे पड़ता है, टीयर ड्रॉप की तरह हमें दिखता है। अब इसकी भी कोई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 करोड़ लोग होंगे, एरिया भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा देश है हमारा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि यहाँ पे भी बड़े डिफरेंट एथनिक कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट भाषा के लोग हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है बच्चा? मेजॉरिटी मतलब ज्यादा संख्या, मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्या, यानी कि पीपल हु आर मोर इन नंबर। अब मेजॉरिटी रिलीजन भी बोल सकते हो, मेजॉरिटी कास्ट भी बोल सकते हो, मेजॉरिटी जेंडर भी बोल सकते हो, मेजॉरिटी इंग्लिश का वर्ड है, किसी के आगे भी लगा सकते हो। अब श्रीलंका में मेजॉरिटी भाषी, यानी कि ऐसे लोग जो ज्यादा मात्रा में कोई पर्टिकुलर भाषा बोलते थे, वो कौन से लोग थे? सिन्हाला बोलने वाले, सिन्हालीज बोलते हैं उन लोगों को। तो सिन्हाला भाषा 74% श्रीलंका क्या बोलता था? सिन्हाला बोलता था। बचा बाकी 18% श्रीलंका तमिल बोलता था। अच्छा, अब इस तमिल में भी 2 तरीके के तमिल होते थे। एक होते थे जिनके 4 फादर्स, यानी कि जिनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी सब लोग श्रीलंका से ही थे, और कुछ तमिल थे जो बेचारे भारत के थे। आपको पता है जब अंग्रेज हम पे राज करते थे ना, तो वो श्रीलंका पे भी राज कर रहे थे। तो श्रीलंका में चाय पत्ती उगाते थे वो, और वो चाय पत्ती की खेती के लिए ना हमारे देश से लोग जाया करते थे वर्कर बनके। तो बड़े सारे हमारे तमिल भाई बहन श्रीलंका गए, वहां पे प्लांटेशन वर्कर बने, लेकिन फिर वहीं के हो गए, रह गए। लेकिन आज भी उन इंडियंस को जो तमिलनाडु के होके, सॉरी जो श्रीलंका के हो गए हैं, अब आज भी उन्हें श्रीलंका में क्या बोला जाता है? इंडियन तमिल बोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी भाषा है सिन्हाला, माइनॉरिटी भाषा है तमिल। तमिल के अंदर भी 2 तरीके के तमिल हैं, एक श्रीलंकन तमिल जिनके पूर्वज जो हैं श्रीलंका से ही थे, और एक इंडियन तमिल जिनके पूर्वज जो हैं इंडिया से थे, प्लांटेशन वर्कर बनके किसी जमाने में गए थे। है ना जी, आ गया समझ? चलिए रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अब बेल्जियम में अभी हमने रिलीजन नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ भाषा पढ़ी थी। श्रीलंका में क्या है कि रिलीजन का भी तड़का है। अब प्रॉब्लम ये बचा कि देखो मेजॉरिटी भाषा कौन सी है? सिन्हाला। अब सिन्हाला बोलने वाले लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के, उस रिलीजन का नाम है बुद्धिज्म। तो 74% श्रीलंकन कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बाकी लोग क्या है? बाकी कुछ लोग हिंदूज हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर भाषा, एक मेजॉरिटी भाषा मेजॉरिटी रिलीजन को भी फॉलो करती है ना। 2 चीजें हो गई, मेजॉरिटी रिलीजन, मेजॉरिटी भाषा, दोनों सेम हो गई। यहाँ पे सिन्हाला ही क्या है? बुद्धिस्ट है। अब यहाँ पे लगने वाला था प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। देखो बच्चा, जब हम डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं ना, तो हम ये जरूर बोलते हैं कि सरकार जो है मेजॉरिटी की बनती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार मेजॉरिटी रिलीजन की बनती है या मेजॉरिटी कास्ट की बनती है। डेमोक्रेसी में होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब कि अगर आप किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, आपको इक्वालिटी देगा आपका संविधान। लेकिन जब वही संविधान और वही डेमोक्रेटिक सरकार सिर्फ मेजॉरिटी रिलीजन या मेजॉरिटी लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे और बाकी लोगों को दरकिनार कर दे, बाकी लोगों को इग्नोर कर दे, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। इस तरीके की हरकतों को बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म, मतलब कि एक ऐसा विश्वास या कि कोई ऐसी हरकत जिसमें सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को ध्यान में रखा जाता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है, माइनॉरिटी की विशेस को, माइनॉरिटी की ज़रूरतों को डिसरिगार्ड यानी कि डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे कल्चर को मेजॉरिटेरियनिज्म बोला जाता है। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या ये श्रीलंका में हो रहा था? हाँ जी, हो रहा था। अच्छा, हमें आज़ादी मिली 1947 में, श्रीलंका को अगले साल मिल गई थी 1948 में। जब आज़ादी मिली तो श्रीलंका ने डिसाइड किया कि श्रीलंका बनेगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट भी होगा। डेमोक्रेसी हुई, पार्लियामेंट बना, पार्लियामेंट में मिनिस्टर चूज किए गए। अब हमारे देश में तो क्या है कि रिजर्वेशन देते हैं हम SC, ST, OBC कैटेगरी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, तो सारे तरीके के लोग हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे श्रीलंका के केस में कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो अगर देश में ज्यादातर लोग सिन्हाला बोलते हैं या बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पार्लियामेंट में भी ज्यादातर लोग कौन थे? सिन्हाला बोलने वाले लोग थे। अब यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो पार्लियामेंट बना, ये जो सरकार बनी जिसमें ज्यादातर मिनिस्टर सिन्हाला भाषा बोलते थे, ये लोग सिन्हाला बोलने वाले लोगों का ही भला करना चाहते थे। ये लोग बाकी रिलीजन को या बाकी लैंग्वेजेस को नीचा दिखाने लग गए। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या एटीट्यूड बना लिया? मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड बना लिया। अब इस पे आता है सवाल कि प्रूव करो भाई
प्रूफ करो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट कैसे मेजॉरिटेरियन थी। तो क्या बोलोगे, पता है क्या, 1956 में ना श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है बच्चा जिसमें ना सरकार अपने नोटिस सेंड करती है, कोई भी अगर उसे सूचना देनी होती है पब्लिक को तो वो उस लैंग्वेज में जाता है, ठीक है। अब हमारे देश में बड़ी सारी भाषाएं हैं, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में दो ही तो भाषा थी, एक तमिल थी एक सिन्हाला थी, चाहते तो दोनों को ऑफिशियल भाषाएं बना सकते थे, लेकिन नहीं। 1956 में एक नया प्रावधान बना, नया एक्ट बना श्रीलंका में, जिसने सिन्हाला भाषा को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज और तमिल भाषा पीछे छूट गई। तमिल लोगों ने बोला भाई कि यार हमारी भी भाषा को थोड़ी इज्जत दे दो, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सिन्हालीज वर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटीज एंड पोजीशन। अभी भी पेट नहीं भरा इस मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का। इसने क्या किया कि जब रिज्यूमे होता है ना, जब आप जॉब पे जाते हो, आप सीवी बनाते हो, अगर आपके रिज्यूमे पे लिखा है, अगर आपके जॉब एप्लीकेशन पे लिखा है कि आप सिन्हाला भाषी हो, तो आपको जॉब में प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये क्या है, ये तो इनइक्वालिटी है। मैं बोलूं अगर आप लड़के हो तो आपको क्लास में एंट्री मिल जाएगी, लड़की हो तो नहीं मिलेगी। जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया मैंने, है ना, गलत है। सिमिलरली यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे जॉब एप्लीकेशंस में हो रहे थे घपले। अच्छा, तीसरा पॉइंट, फिर इन्होंने ना नया संविधान बना दिया और नए संविधान में डाल दिया कि भैया आज से जो सिन्हाला गवर्नमेंट है, मतलब कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉस्टर करेगी। फॉस्टर का मतलब प्रोटेक्ट करेगी। भैया कैसा रिलीजन जो ऑलरेडी बहुसंख्या में है, जो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है देश में, क्या उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, या माइनॉरिटी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है जिसमें बोलने वाले लोग ही कम है? ऑब्वियसली माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हुआ उल्टा, यहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। अब ये सारी हरकतें धीरे धीरे हो रही थी और धीरे धीरे हमारे तमिल भाई बहनों को, चाहे वो श्रीलंका के हों चाहे वो इंडियन तमिल्स थे, उन सबको क्या लग रहा था, बुरा लग रहा था, एलियनेटेड फील हो रहा था। एलियनेटेड का मतलब उन्हें लग रहा था कि यार हमारे ही देश में हमारी इज्जत नहीं है तो फिर और कहाँ होगी, राइट। तो उन्होंने आवाज उठाई, तमिल लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज से बोला, उन्होंने मिनिस्टर्स से बोला, उन्होंने संविधान में चेंज करने को बोला, उन्होंने बहुत जगह पे बहुत तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह करके पीसफुली आवाज उठाई कि भैया हमारी मांगे भी पूरी करो, हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दो, हमें जॉब्स में हमें भी प्रेफरेंस दो, हमें अच्छे इकोनॉमिक राइट्स दो, हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं करो। लेकिन किसी ने भी उनकी कोई बात नहीं सुनी। कई बार बोला श्रीलंका के तमिल लोगों ने कि भैया हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, या तुम्हें हम नहीं समझ आ रहे, मान लो तुम सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो भैया श्रीलंका का बंटवारा कर दो, हमें एक हिस्सा दे दो, तुम एक हिस्सा ले लो। रीजनल ऑटोनॉमी की भी मांग हुई, तब भी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, ऐसे तो मत करो कि हमारी भाषा के बेसिस पे हमें जॉब मिल रही है, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। फिर क्या हुआ, ये 1950s और 60s में चल रहा था, जब इनकी मांगे जो है पीसफुल हुआ करती थी। 1980s तक आते आते जब उन्हें लगा कि यार एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज या एग्जिस्टिंग संविधान या एग्जिस्टिंग मिनिस्टर हमारी कोई बात सुन नहीं रहे हैं, तो 1980s आते आते तमिल लोगों ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दिया। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी इसमें से जो मिलिटेंट थी, यानी कि जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ थी जो पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन थी। और 1980s में जाके हार मान के तमिल लोगों ने सेपरेट तमिल एलम की मांग करनी शुरू करी। एलम का क्या मतलब है, एलम का मतलब है स्टेट, यानी कि उन्होंने बोला कि अब हमें इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमारा बंटवारा ही कर दो, अलग ही कर दो, हमारी सरकार ही अलग बना दो, देश में ही अलग बना दो, ठीक है। फिर भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। तो क्या हुआ, सिन्हाला बोलने वाले लोग और तमिल बोलने वाले लोगों के बीच में दंगे हुए। जब दंगे होते हैं तो दोनों साइड पिटाई लगती है, चाहे सिन्हाला बोल रहे हो चाहे तमिल बोल रहे हो। कई लोगों की जानें गई, कई लोगों के घर टूटे, हजारों लोग रिफ्यूजी बन गए। रिफ्यूजी मतलब उनका घर बार खेत सब उनसे छिन गया, उनके पास कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए। और इसी को बोलते हैं बच्चा सिविल वॉर। सिविल का मतलब होता है कंट्री के अंदर होने वाली, जिस वॉर में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोला जाता है सिविल वॉर, ठीक है। तो सिविल वॉर में तमिल साइड से भी कई लोग मारे गए, सिन्हाला की साइड से भी कई लोग मारे गए, और ये सालों साल ये चलती रही वॉर, और जाके खत्म हुई 2009 में। सोचो कितना नुकसान हुआ होगा। ऐसा पता, श्रीलंका की ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही थी, क्योंकि छोटा सा कंट्री था, बहुत ही फल फूलने वाला कंट्री था, लोग बढ़िया उसमें उन्नति कर रहे थे। लेकिन इसी सिविल वॉर के चक्कर में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी खत्म हो गई, और अभी हमने 1-2 साल पहले सुना कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विद द सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच की टेंशन। तो हमने 2 अलग अलग कहानियां सुनी भाई। हमने एक जगह सुना जहां पे टेंशन बढ़ रही थी लेकिन सिविल वॉर नहीं हुई, हमने दूसरी जगह सुना कि जहां पे टेंशन बढ़ रही थी लेकिन सिविल वॉर हो गई। इनफैक्ट श्रीलंका के केस में तो सिविल वॉर में
एक बहुत ही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जिसे बोला जाता है LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। 1976 में बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि तमिल लोग तब तक थक हार चुके थे और अब वो बोल रहे थे कि जोर जबरदस्ती से भी हमें अगर तमिल स्टेट लेना पड़े, सेपरेट तमिल इलम लेना पड़े तो हम ले लेंगे। तो इस तरीके की वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी देश में बन गई थी। चलिए अब बात करते हैं कि बेल्जियम में ऐसी क्या खिचड़ी बनी, बेल्जियम के मिनिस्टर्स ने ऐसा क्या दिमाग लगाया कि बेल्जियम में सिविल वॉर नहीं हुई। तो बेल्जियम के मिनिस्टर्स ने दिखाया प्यार का रास्ता, प्यार का रास्ता, अकोमोडेशन का रास्ता, रिस्पेक्ट का रास्ता। उन्होंने 1970 से 1933 के बीच में 4 बार अपने संविधान में बदलाव लाए और जब भी वो बदलाव लाते थे उनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता था कि देश में डच बोलने वाले और फ्रेंच वाले लोगों के बीच में प्यार बढ़े, ना कि नफरत बढ़े। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या किया कि कंट्री लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल कर दिया कि दोनों को ये ना लगे कि हम मेजॉरिटी में हम माइनॉरिटी में, दोनों का नंबर इक्वल कर दिया। फिर इससे पहले क्या होता था, बेल्जियम में जब स्टेट गवर्नमेंट होती थी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ना हाथ फैलाने पड़ते थे किसी भी काम को करने से पहले। अब इन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, ना पैसे के लिए ना पावर के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ब्रुसेल की सिचुएशन बड़ी स्पेशल थी। ब्रुसेल में फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में किया था वैसा ही ब्रुसेल में कर दिया कि भाई ब्रुसेल में भी फ्रेंच बोलने वाले लोगों और डच बोलने वाले लोगों के जो मिनिस्टर्स हैं उनका नंबर रहेगा इक्वल। अच्छा, चौथा पॉइंट, उन्होंने एक तरीके की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। बच्चा, कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारे भी देश में ना बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे रिलीजन्स को इज्जत देने के लिए अलग अलग तरीके के प्रावधान बनाए जाते हैं। सिमिलरली बेल्जियम की गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमारे देश में 3 भाषाएं बोली जा रही है, 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं, बाकी लोग हैं जो डच बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो एक लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बोलूँ, तमिल लैंग्वेज के बारे में बताओ कि तमिल लैंग्वेज में ग्रामर कैसी होती है, तमिल लैंग्वेज में जेंडर कैसा होता है, लिंग पुलिंग कैसा होता है, तो पता होगा क्या? हिंदी भाषी लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हमें तमिल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। सिमिलरली डच के बारे में डच लोगों को पता होगा, फ्रेंच के बारे में फ्रेंच लोगों को पता होगा, जर्मन के बारे में जर्मन लोगों को पता होगा। तो ताकि लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को रिस्पेक्टेड फील हो, हर लैंग्वेज की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। और डच वाली गवर्नमेंट में डच बोलने वाले लोग इलेक्ट करते थे, फ्रेंच वाली में फ्रेंच वाले लोग इलेक्ट करते थे और जर्मन वाले में जर्मन लोग इलेक्ट करते थे। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का ये काम नहीं था कि वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले कि भैया बजट क्या होगा, कौन सा सामान महंगा होगा, कौन सा सामान सस्ता होगा, ये डिसीजंस नहीं लेती थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, लैंग्वेज के बेसिस पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बेसिस पे डिसीजन लेती थी, जैसे कि कल्चरल डिसीजन लेना या फिर एथनिक डिसीजन लेना, ठीक है, एजुकेशनल डिसीजन लेना, ये वाली। तो दोबारा से ब्रशअप करते हैं। बेल्जियन मॉडल क्या था? 4 संविधान में चेंजेस हुए। पहला, यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल रख दिया, फ्रेंच एंड डच। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी। तीसरा, ब्रुसेल में भी फ्रेंच और डच का नंबर इक्वल रख दिया। चौथा, हर लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। और ये मॉडल दुनिया को इतना पसंद आया बच्चा, दुनिया ने इतनी वाहवाही की बेल्जियम की, स्पेशली ब्रुसेल की, कि बाद में जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस है वो तो पूरी दुनिया के लिए हो गई, यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंट्रीज के लिए एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर किसे चुना? ब्रुसेल को चुना। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल एक डेमोक्रेसी की मिसाल बन गया था। चलिए आगे जाने से पहले मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आपको मुझे जो जवाब है कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स में आपको सही जवाब भी देखने को मिल जाएगा और बीच बीच में मैं और होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी। चलिए एक और हो गया, दूसरा वाला, 2 हो गए। अब चलते हैं, एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व हर एथनिक प्रॉब्लम्स। ये ना क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, या तो 3 मार्क्स का आ जाता है या 5 मार्क्स का आ जाता है। वैसे तो मैं चारों चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आंसर के फॉर्म में भी आपको दिखा दिया है कि आंसर आए तो कैसे लिखना है। अगर 3 मार्क्स में आए तो थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिख सकते हो, 5 मार्क्स में आए तो एग्जैक्ट ऐसा आंसर आपको लिखना है, बड़े बड़े पॉइंट्स बना के आने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमने इन दोनों कहानियों से क्या सीखा। हमने इन कहानियों से सीखा कि नफरत फैलाओगे तो सिविल वॉर होगी और प्यार और रिस्पेक्ट फैलाओगे तो सिविल वॉर नहीं होगी, है ना। हमने यहाँ से सीखा कि पावर शेयर करना, पावर शेयर चाहे वो डच लोगों और फ्रेंच लोगों के बीच में करो या वो सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में करो, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके हमने 2 कारण पढ़े। एक जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, देखो दिमाग के पर्दे खोल लो, ये वर्ड समझ नहीं आता, पूरी क्लास 10th पढ़ लेते बच्चे, बोलते हैं मैम प्रूडेंशियल क्या होता है, प्रूडेंशियल क्या होता है। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। समझदार लोग कौन से होते हैं? जो मान लो अगर गरम प्लेट एक बार छुई है और हाथ जल गया था, तो दूसरी बार किचन में जाएंगे ना तो प्लेट को पहले हल्का सा ऐसे पानी की छींटे डाल के देखेंगे, कहेंगे प्लेट गरम तो नहीं है,
हाथ तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, उनसे सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं समझदार। सिमिलरली प्रूडेंशियल रीजन, डेमोक्रेसी में पावर शेयर होने का प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन है जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। हमारे एक्सपीरियंसेस मतलब हमारी कहानियाँ, चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो आपकी बेल्जियम की क्यों ना हो, तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि अगर डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है ना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर हो जाती है, तो फिर पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहता है, ना लड़ाई होता है ना झगड़ा होता है। मेजॉरिटी की टायरनी, यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे कुछ भी हो, मेजॉरिटी जो है अपना अत्याचार, टायरनी का मतलब अत्याचार नहीं कर पाती माइनॉरिटी पे, क्योंकि सबके पास पावर है। मेजॉरिटी के पास पावर है अगर संख्या की, तो माइनॉरिटी के पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है ना। तो जब पावर डिवाइड होती है तो दंगे फसाद नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, मेजॉरिटी का अत्याचार नहीं होता है माइनॉरिटी पे, और एक पीस मेंटेन रहता है सोसाइटी में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। दूसरा कारण ये बच्चा कि यार अगर सेब मीठा नहीं होगा, खट्टा होगा, तो मैं उसे फ्रूट में क्यों काउंट करूंगी, मतलब मैं उसे क्यों खाऊंगी कि ये तो सेब का तो मतलब है मीठा होना, अब सेब खट्टा हो गया तो मैं क्यों खाऊं। नहीं आया समझ? मतलब यह है कि किसी चीज की कोई आत्मा होती है बच्चा। डेमोक्रेसी, पहले तो दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं होती थी, राजा महाराजों का राजपाट हुआ करता था, राजा महाराजा किसी की बात नहीं सुनते थे, रानियां किसी की बात नहीं सुनती थी। बाद में हमने धीरे धीरे समझा कि यार सबकी बातें सुनते हैं तो डिसीजन अच्छा आता है, तो डेमोक्रेसी ले आते हैं पूरी दुनिया में, फिर डेमोक्रेसी आ गई, है ना। डेमोक्रेसी आई इसी बेसिस पे थी दुनिया में, क्योंकि लोग चाहते थे कि सबके बीच में पावर डिवाइड हो, सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, ना कि सिर्फ राजा को और रानी को। तो इसको बोलते हैं मॉरल रीजन। जैसे एक अच्छे टीचर का काम होता है अच्छे से पढ़ाना, अच्छे बच्चे का काम होता है अच्छे से पढ़ना और टीचर का आदर करना, उसी तरीके से डेमोक्रेसी का मॉरल, यानी कि डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी खोखली है। कहने का मतलब, क्या मैं श्रीलंका को सच्ची डेमोक्रेसी बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, क्योंकि वहां पावर शेयर नहीं हुई। क्या मैं बेल्जियम को सच्ची डेमोक्रेसी बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि वहां पे पावर शेयर हुई। सो मतलब पावर शेयरिंग के दो रीजन, एक हमने जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, एक जो उसका मॉरल रीजन है ना। लेजिटिमेट का मतलब होता है बच्चा जायज। नाजायज सरकार होती है जो किसी की मर्जी के बिना बनी होती है, जैसे कि डिक्टेटर, हिटलर को बनना था डिक्टेटर, वो बन गया, उसने किसी से पूछा थोड़ी मैं डिक्टेटर बन जाऊं, लोगों ने हाँ थोड़ी बोला, वो बन गया डिक्टेटर, वो थी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने मिनिस्टर्स खुद चूज करते हैं, तो हमारी जो डेमोक्रेसी होती है वो जायज़ तरीके की सरकार होती है, सारे सिटीजन्स की मंजूरी होती है, और सिटीजन्स की मंजूरी तभी होगी जब सिटीजन्स के साथ पावर को शेयर किया जाएगा, नो मैटर वो किस धर्म के हैं, किस लैंग्वेज के हैं, किस कास्ट के हैं, किस जेंडर के। ठीक है, आया समझ? तो ये है दो मोटे मोटे रीजंस। नाउ for a long time it was believed that all the power of the government must reside in one person or group of persons located at one place। अब obviously दुनिया में पहले ऐसा नहीं होता था। पहले माना जाता था कि एक इंसान अगर डिसीजन लेगा या थोड़े से लोग, मतलब 5-6 लोग मिलकर डिसीजन ले लेंगे तो डिसीजन जल्दी भी आएगा और डिसीजन बेटर भी आएगा। धीरे धीरे हमने दुनिया में देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है। हिटलर आए भाई, इटली में बड़े सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए जो बहुत अच्छे नहीं थे, जर्मनी में आए, उसके बाद बड़े सारे राजा महाराजा हुए जो बहुत क्रूअल थे। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे कि हमें समझ आया कि ये बात सही नहीं है कि एक इंसान के पास पावर होगी तो पावर अच्छी रहेगी, हमें जो है पावर को डिवाइड करना चाहिए। एनीवे, पावर को डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चा डेमोक्रेसी में। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे तरीके सारी डेमोक्रेसी में फॉलो हों, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया की डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला तरीका है पावर को डिवाइड करने का, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। एक बात मैं बता दूं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज देयर इन ऑल डेमोक्रेसीज। ये सारे डेमोक्रेसीज में होता है बच्चा, सारी की सारी डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग होती है हॉरिजॉन्टल तरीके की। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे लेटा हुआ, है ना, लेटा हुआ इंसान, जब एक इंसान बेड पे लेटा हुआ होता है तब ऐसा थोड़ी होता है कि उसके पैर ऊंचे हैं और उसका मुंह नीचे है और उसकी पीठ ऊंची है, ऐसा तो नहीं होता। वो सारे क्या होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं, है ना। जब आप लेटे हुए होते हो पूरी बॉडी आपकी सेम लेवल पे होती है। सिमिलरली डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे 3 ऑर्गन्स में, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। एग्जीक्यूटिव का मतलब आपके आईएएस एस्पिरेंट्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, मेयर हो गए। और लेजिस्लेचर का मतलब आपके एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स वगैरह, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर बोल दो आप। ठीक है, तो मतलब कि जैसे एक बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक ऑर्गन चलना बंद कर देगा तो क्या बॉडी सही रहेगी? नहीं, बॉडी खराब हो जाएगी, है ना भाई, बॉडी जो है खराब हो जाएगी। सिमिलरली डेमोक्रेसी के ये 3 अंग हैं, और अगर इनमें से कोई एक अंग भी फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। अब इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, मैं ये तो नहीं बोल सकती किडनी कम जरूरी है, हार्ट ज्यादा जरूरी है। भाई जरूरी दोनों है, दोनों का जरूरी होना जरूरी है,
दोनों का ठीक होना जरूरी है हमारी बॉडी में, बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। उसी तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों का अच्छा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, सबके पास अलग अलग पावर है। इस सिस्टम को चेक और बैलेंस का सिस्टम भी बोला जाता है, चेक एंड बैलेंस। कहने का मतलब ये है कि जब लेजिस्लेचर मान लो ज़्यादा पावर इकट्ठी करने की कोशिश करता है तो उसे बाकी दोनों डांट लगा देते हैं, वाइस वर्सा। तो ये तीनों ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे पे निगरानी रखते हैं। इसी से शक्ति का जो संतुलन है, पावर का जो संतुलन है डेमोक्रेसी में, वो बरकरार रहता है। डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन करती है। इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस या फिर हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन या फिर पावर डिवीजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, सारी डेमोक्रेसी में होता है दुनिया की। देन वी हैव वर्टिकल पावर डिवीजन। अब वर्टिकल पावर डिवीजन के लिए आपको इमेजिन करनी है सीढ़ी। सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी में क्या होता है, ऊंची वाली सीढ़ी हमेशा नीची वाली सीढ़ी से क्या होती है, ज्यादा हाइट की होती है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग सारी डेमोक्रेसीज में नहीं होता। जैसे श्रीलंका में वर्टिकल पावर शेयरिंग नहीं था, इंडिया में है, बेल्जियम में है, ठीक है, कई देशों में है, कई देशों में नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई कि वर्टिकल पावर शेयरिंग ऑल डेमोक्रेसीज में एग्जिस्ट नहीं करता। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ सीढ़ी है तो सीढ़ी में एटलीस्ट 2 स्टेप तो होने चाहिए ना, 2 स्टेप होंगे तभी तो सीढ़ी बनेगी। एक स्टेप की तो सीढ़ी नहीं होगी, उसको सीढ़ी नहीं बोल सकते। सिमिलरली वर्टिकल पावर शेयरिंग में एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। यूजुअली क्या होता है, देशों में यूनियन गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। लेकिन हमारे देश में वर्टिकल पावर शेयरिंग है भी, और उसके 2 लेवल नहीं है, उसके 3 लेवल है। हमारे पास है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। बेल्जियम में कितने, 2 हैं, यूनियन एंड स्टेट। हमारे में कितने, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। लोकल लेवल पे भी हमारे पास म्युनिसिपैलिटी अलग है, मतलब लोकल लेवल पे हमने ना बाइफरकेट कर रखा है कि लोकल गवर्नमेंट शहरों की कि लोकल गवर्नमेंट गाँव की। कोई ऊंचा नीचा नहीं है इसमें, दोनों को लोकल गवर्नमेंट ही बोला जाता है। लेकिन अगर शहरों में है तो म्युनिसिपैलिटी होगी, अगर गांव में है तो पंचायत होगा। शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत अलग अलग नामों से जाना जाता है, डिपेंडिंग अपॉन शहर का क्या साइज है। फेडरलिज्म चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी आपको इसी चैनल पे, तब यह आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट एनीवे, तो ये डिपेंड करता है शहरों के साइज पे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि वर्टिकल पावर शेयरिंग हमारे इंडिया में है और 3 लेवल की है। यूजुअली बाकी देशों में जो है 2 लेवल की होती है डेमोक्रेसीज में, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, इसका क्या प्यारा सा नाम है, इसका नाम है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म बोलो या फेडरल पावर शेयरिंग बोलो, वर्टिकल पावर शेयरिंग का ही दूसरा नाम है ना। सारी डेमोक्रेसी में नहीं होता, इंडिया में 3 लेवल पे है। और क्या पावर होगी, किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, ये कोई और डिसाइड नहीं करता, बल्कि संविधान डिसाइड करता है। संविधान में सबकी पावर क्या है, क्या पावर नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप, बच्चा सोशल ग्रुप का क्या मतलब होता है, ग्रुप का मतलब होता है झुंड, है ना, और सोशल का मतलब होता है सोसाइटी से रिलेटेड। तो अगर मैं बोलूँ क्लास में कितने तरीके के ग्रुप्स हैं, तो बोल दो कि भैया एक ग्रुप है जो ना सिर्फ मस्ती करता रहता है, एक ग्रुप है जिसको ना टीचर्स को होमवर्क याद दिलाने में बड़ा मजा आता है, एक ग्रुप है जिसे गेम्स का पीरियड बड़ा पसंद है, एक ग्रुप है जो आर्ट में बहुत अच्छा है, डिबेटिंग में बहुत अच्छा है। ऐसे अलग अलग ग्रुप आप अपनी क्लास में भी बना सकते हो। सिमिलरली एक कंट्री के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक सेकेंड रुकना। हाँ, एक कंट्री के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक कंट्री के अंदर होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज, ये सारे ग्रुप्स होते हैं। अब इन ग्रुप्स में भी हमें पावर शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि कोई मेजॉरिटी में होता है, कोई माइनॉरिटी में होता है। जैसे हमारे देश में मेजॉरिटी कास्ट ग्रुप्स जो हैं, हम उनको रिजर्वेशन नहीं देते। जो माइनॉरिटी कास्ट ग्रुप हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, हम उन्हें रिजर्वेशन क्यों देते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों देते हैं, ताकि उनको भी डेमोक्रेसी में उतनी ही इन्वॉल्वमेंट लगे जितना मेजॉरिटी कम्युनिटी को लग रहा है। सिमिलरली बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, इसीलिए ही आया था ताकि उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस लगे जितना बाकी लोगों को लग रहा है। एक सेकेंड रुकना। मेरा ना लैपटॉप चार्ज नहीं है, एक सेकेंड में जरा लैपटॉप चार्ज कर लूं।
हाँ जी, सो डिफरेंट सोशल ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में और इंडिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, ये आपके डिफरेंट सोशल ग्रुप का है। और भी चीज़ें हैं, हम कई सारे रिलीजन्स को, कई सारे कास्ट ग्रुप को, कई सारे जेंडर्स को, जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए कोटा होता है हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में, या 3% कोटा इज देयर, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को हम लोग कोटा देते हैं, विडोज़ के लिए पेंशन स्कीम्स होती है। ये सारी क्या है, ये सारी तरीके हैं पावर को शेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, ठीक है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल द इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर। अच्छा, ये तीन चीजें क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज तो समझ आया कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में इतनी सारी क्यों हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी भी तो बना सकते थे, हमारे को इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत थी? क्योंकि बच्चा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। कोई गरीबों को करता है, कोई दलित सेक्शन को करता है, कोई औरतों को करता है, कोई ओबीसीज को करता है। तो अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए ताकि सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले डेमोक्रेसी में। देन प्रेशर ग्रुप की बात करें अगर, प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं बच्चा जो सरकार पे दबाव डालते हैं। अब देखो, सरकार जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार चुनी है तो वो सरकार अच्छी होगी। सरकार में आपने पूरी इच्छा से चुनी थी कि सरकार हमारी अच्छी बनेगी, लेकिन सरकार फिर भी खराब बन गई। जो सरकार दिल्ली में बैठ के मान लो असम की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही है, केरला की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो आपको दबाव डालना पड़ेगा ना कि भाई हमारे भी मुद्दे जरूरी है, हमारी मुद्दों पर भी ध्यान दो। तो ये दबाव डालने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सरकार पे, इन्हें बोला जाता है प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। देन होती है मूवमेंट। आपने देखा होगा हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में धरने दिए जाते हैं और बहुत पहले से दिए जाते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह बहुत होते हैं। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, ये भी क्या तरीका होता है? ये भी होता है सरकार पे दबाव डालने का तरीका। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था कि सरदार सरोवर डैम बना। सरदार सरोवर डैम बनने की वजह से बहुत सारे ट्राइबल लोगों को बहुत सारा नुकसान हो रहा था और एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरह एक मूवमेंट चलाया गया। उस मूवमेंट पे बहुत सारे सोशल वर्कर्स ने, बहुत सारे लोगों ने बैठ के धरना दिया ताकि सरकार का ध्यान इस प्रॉब्लम पे एकत्रित हो सके, अट्रैक्ट हो सके और सरकार इसके बारे में कुछ कर सके। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसीज में क्यों होती हैं? हम चाहे तो इन्हें डांट डपट के चुप भी तो करा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें डांट डपट के चुप क्यों नहीं कराते, बल्कि इनकी बातें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग पावर को, शक्ति का संतुलन बनाने के लिए, कभी अगर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लग जाए और सिटीजन्स की बात सुनना बंद कर दे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इनका होना भी बहुत जरूरी है। देन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, कंटेम्प्रेरी का मतलब मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, पिछले 20-30 साल में जो आप डेमोक्रेसी दे रहे हो उसे आप कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी बोल सकते हो। कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन द हैंड। पहले क्या होता था, एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, वही फेमस रहती थी, वही स्टेट में जीतती थी, वही सेंटर में जीतती थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को कोई मतलब ही नहीं होता था, है ना। जैसे एक हीरो हुआ करता था, उसी की पिक्चर चलती थी। अब जो है बहुत सारे हीरोज आ गए, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को, कोई किसी को। सिमिलरली हमारी मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज में क्या हो गया है कि लोगों की पसंद बहुत वेरिड हो गई है। किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है। तो इससे क्या हो गया है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ना ज्यादा नखरे नहीं होते। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा सर चढ़ के नाचती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यार हम सर चढ़ के नाचेंगे ना, या लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड देंगे तो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना शुरू कर देंगे। और अब क्या होता है, पहले बनती थी ट्रू मेजोरिटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले होती थी ट्रू मेजोरिटी, जो कांग्रेस ही होती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सेंटर में भी जीतती थी, स्टेट में भी जीतती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पैटर्न बदला, धीरे धीरे और पॉलिटिकल पार्टीज आई, धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्या पता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अच्छी हो, है ना। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार आने लगी। अच्छा, ये गठबंधन की सरकार वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा अगर 2 मिनट ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। अभी भी जो आपकी जो सरकार चल रही है सेंटर में, वो चल रही है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज एन अलायंस विच इज मेड बाय बीजेपी। बीजेपी उसकी मेन पार्टी है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी पार्टीज आती हैं, कुछ सेंट्रल पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी, कुछ स्टेट पार्टीज, ठीक है। सेंट्रल पार्टी तो सिर्फ बीजेपी आती है, स्टेट पार्टीज आती हैं, ठीक है। तो ये एक अलायंस है। तो होता क्या है बच्चा, जीतने के लिए सब कुछ चल रहा है। मान लो आपको लेना है कोई वीडियो गेम है 500 रुपये का, आपके पास है 200 रुपये। आपको पता है यार मैंने भाई को कन्विंस कर लिया ना, तो मेरे को 300 रुपये और मिल जाएंगे और फिर हम दोनों मिलके 500 रुपये का जो वीडियो गेम खरीद लेंगे, फिर दोनों मिलके खेलेंगे यार, दोनों मिलके खेलेंगे। 200 रुपये में तो ना मेरे को कुछ मिलेगा, 300 रुपये में ना उसको कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हम हाथ मिला लेंगे तो हमें वीडियो गेम मिल जाएगी जो हम दोनों मिलके खेल सकते हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि यार अकेले अगर इलेक्शन में खड़े होंगे ना तो नहीं जीतेंगे, वोट ना बट जाते हैं, किसी को मिल गया, किसी को मिल गया। जितने वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए उतने वोट हमारी पार्टी को नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं। इसी हाथ मिलाने को बोला जाता है अलायंस। अलायंस का मतलब दोस्ती। तो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस का अलायंस है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी का अलायंस है, ऐसे
बहुत सारे अलायंसेज हैं हमारे देश में, उसमें कौन सी पार्टी आएगी कौन सी पार्टी जाएगी वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं। लेकिन ये अलायंसेज इसलिए बनाए गए हैं, बीजेपी ने एनडीए बनाया ताकि उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाए, कांग्रेस ने यूपीए बनाया क्योंकि ताकि उसके जीतने के चांसेस बन जाए। और जब इस तरीके के अलायंस वाली सरकार बनती है, जब एक पार्टी जीती, जब एक बच्चा विनर है तो वो तो क्लियर विनर है, क्लियर टॉपर है। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे विनर हैं तो उसे बोलते हैं को विनर, है ना, को विनर, ये भी विनर है, ये भी विनर है, ये भी विनर है। सिमिलरली जब एक पार्टी जीतती है मेजोरिटी में, जो पहले हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के जमाने में, तो उसे बोला जाता था ट्रू मेजोरिटी। लेकिन आजकल जो ये एनडीए जीतता है या यूपीए जीतता है, इसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार, क्योंकि इस सरकार के अंदर गठबंधन है ना, गांठें बंधी हुई हैं, बंधन बंधे हुए हैं, बीजेपी का किसी और के साथ, उसका किसी और के साथ, ऐसे बना है। तो व्हाट इज अलायंस? अलायंस इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन में साथ में खड़ा होते हैं ताकि उनके जीतने के चांसेस बढ़े। कोलिजन गवर्नमेंट वो सरकार होती है जो अलायंस मिलके बनाता है, ठीक है, समझ आया? अलायंस हो गया गुट पॉलिटिकल पार्टीज का, और कोलिजन गवर्नमेंट हो गई वो सरकार जो उस गुट से बनाई जाती है। आया ना समझ? चलिए, तो ये प्रेशर ग्रुप वाला भी मैंने बता दिया था, जैसे FICCI भी एक प्रेशर ग्रुप है, वैसे ही ये उसका है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का है, मतलब कि बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर बनाया था, फैक्ट्रीज वगैरह ने। ऐसे ही मूवमेंट में आप एग्जांपल लिख सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये पेपर में कभी आएगा नहीं बट मैंने सोचा आपको बता दूं। ये 2 फोटोज़ है आपकी NCERT में जो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। पहली फोटो जो है जर्मनी की है, जर्मनी में कोलिजन गवर्नमेंट बच्चा कहीं पे भी हो, गठबंधन की सरकार कहीं पे भी हो, गठबंधन की सरकार में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आप सोचो ना, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रू मेजोरिटी से जीतती थी तो सिर्फ उसे अपनी पार्टी के मेंबर्स की बात सुननी होती थी। कोलिजन गवर्नमेंट में मान लो एनडीए की बात करें, एनडीए में बीजेपी भी है, बीजेपी के साथ 5-6 और पार्टीज भी हैं, है ना, तो उनके भी अलग अलग मेंबर, अलग अलग मेंबर, अलग अलग मेंबर, तो बहुत सारे लोगों की सुननी पड़ती है। तो जैसे इस गाड़ी में देखोगे, गाड़ी में 2 स्टीयरिंग व्हील है, एक स्टीयरिंग व्हील होगा, गाड़ी आराम से जिस साइड आप ले जाओगे उस साइड चली जाएगी। लेकिन जब 2 स्टीयरिंग व्हील होगा तो फिर गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाएगा, लेफ्ट ले जाओगे, इधर से राइट ले जाओगे तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, बीच में रुकी रहेगी, है ना। तो कोलिजन गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो सरकार को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इस फोटो में दिखाया हुआ है। दूसरी फोटो है आपकी, इसमें दिखाया है बुश और पुतिन। बुश हो गए आपके यूएसए के, पुतिन हो गए आपके इटली के, है ना। तो इसमें दिखाया है कि बुश और पुतिन ने डेमोक्रेसी ले तो आई है, यूएसए में इन दोनों ने डेमोक्रेसी ले आई, इटली में भी डेमोक्रेसी है कहने के लिए, यूएसए में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों से डेमोक्रेसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है। दोनों डेमोक्रेसी को वैसे चला रहे हैं जैसे घोड़े को चलाया जाता है ना, चाबुक मार मार के, लेकिन डेमोक्रेसी को ऐसे थोड़ी चलाना होता है, डेमोक्रेसी को तो प्यार से चलाना होता है। तो इसमें वही दिखाया गया है कि जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, ये नाम के डेमोक्रेटिक है तो, लेकिन डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी की तरह चला नहीं रहे हैं। तो ये दोनों इमेजेस थी, I thought you should know. Then this is your another homework question बच्चा, assertion and reasoning। इसका आंसर भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक ये 2011 का क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आया हुआ है, जो इस साल भी आ सकता है, जिसका नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर डिवीजन। वैसे मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसका आंसर खुद से भी देने की कॉमेंट्स में पूरी कोशिश करें। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे कॉमेंट्स में बताना। मेरा नाम था शुभम पाठक, मैं जाती हूँ अब, अगली बार मिलती हूँ। बहुत सारा प्यार एंड या ऑल द बेस्ट, टाटा।